हेलो, वेलकम टू कन क्लासेस चंदन एकेडमी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आप सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना एस्टेट का फॉर्म भरना शुरू भी कर दिया होगा और प्रिपरेशन तो खैर कर ही रहे होंगे। तो जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूँ ये 100% क्वेश्चंस जो है आपको सफलता दिलाएगा। और ये बात श्योर है कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं इस चीज़ को, तो आप बिहार स्टेट को 100% क्वालिफाई कर लेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बिना देर के हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन लिखवाया था, मैं उसके आगे मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं फिर से। तो क्वेश्चन है क्या कि नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में रखा गया था। नेल्सन मंडेला को यानी कितने वर्षों तक जेल में सजा भुगतनी पड़ी। तो उसका उत्तर क्या है? 28 वर्षों तक। नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक जेल में सजा भुगतनी पड़ी उनको। अब अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आजादी मिली? दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष में आजादी मिली? तो इसका उत्तर क्या है? 1994 में। और अगला प्रश्न है किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है? तो किस देश का संविधान ऐसा है जो इतिहास और भविष्य दोनों की बात करते हैं? क्योंकि इतिहास क्या होती है? जिससे हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भविष्य ऐसा है कि जिस पर हम लोग अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो उसका उत्तर क्या है? दक्षिण अफ्रीका। अरे प्रश्न क्या था? किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है? तो उसका उत्तर क्या है? दक्षिण अफ्रीका। आप लोगों ने और सब जो भी यूट्यूब चैनल पे क्लास करवाई जाती है, चाहे वो मैराथन क्लास हो, चाहे जो भी क्लासेस वगैरह हो, तो उसमें क्लासेस कम और अदर टॉपिक्स पे ज़्यादा वहाँ पर चर्चा होती है। यानी कि 1 घंटे के क्लास में आपको मुश्किल से 10-20 क्वेश्चंस आपको वो लिखवाते हुए हार्डली। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थॉरोली बिना इधर उधर की बात किए हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे बात करता हूँ, और जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर की बातों को सुने। आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई? जब भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस विषय पर चर्चा हुई? यानी क्योंकि ये गंभीर विषय था, भारत का संविधान लिखना था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लोगों ने इस पर क्या किया? डिबेट किया कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, कि जिसमें हम समय समय पर उसमें अमेंडमेंट या संशोधन उसमें कर सके। तो इसका उत्तर क्या है? 114 बार, 114 टाइम्स इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो उसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? यानी कि किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो उसका उत्तर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये बहुत सारे अभ्यर्थी जानते होंगे इस चीज को, कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है? 26 जनवरी 1950। नहीं कि 26 जनवरी 1950 को
जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिस दिन हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन वो डेट 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? अगर ये भी आ सकता है कि कौन से व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया? तो इसका उत्तर क्या है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न क्या है? होम रूल आंदोलन कब चलाया गया? होम रूल आंदोलन जो है वो कब चलाया गया? तो उसका उत्तर क्या है? 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चलाया गया। ओके, अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो इसका उत्तर क्या है? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या उत्तर है? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। अब अगला प्रश्न क्या है? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना, यानी हर जिन लोगों ने भी दुख को झेला है उस घड़ी में जो आंख से उनके आंसू आए उनको आंसू पोंछ देना। तो ये बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक, अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? उसका उत्तर क्या है? 299। 299। नेल्सन मंडेला किस देश के प्रधान नेता थे? आपको पता होगा नेल्सन मंडेला किस देश के प्रधान नेता थे? इसका उत्तर क्या है? दक्षिण अफ्रीका थे। क्या उत्तर है? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियों में निम्नलिखित में से कौन गलत है? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें क्या है? राजनीतिक जागरूकता की कमी। जबकि जब तक राजनीतिक जागरूकता नहीं होगा तब तक लोकतंत्र के लिए हमेशा ये बहुत बड़ी चुनौती बनी रहेगी। कौन ऐसा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता है? इसका उत्तर क्या है? सांप्रदायिकता। क्या उत्तर इसका है? सांप्रदायिकता। अब अगला प्रश्न कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर क्या है? श्वेत और अश्वेत का, काले और गोरों का। श्वेत और अश्वेत का। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? प्रश्न अगला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? उसका उत्तर क्या है? कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग, जितने भी धर्म के लोग उस राज्य में रहते हैं, उस देश में रहते हैं, सभी के साथ में समान व्यवहार, सभी धर्मों के का समान आदर किया जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत
रंगीन चमड़ी वाले और भारत के मूल के लोगों के बीच में रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारत मूल के लोगों के बीच में रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया गया था 1950 से। अब है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? तो अलिखित संविधान। तो संविधान क्या होता है? हमेशा लिखित फॉर्मेट में होता है, रिटन फॉर्मेट में होता है, क्योंकि इसमें एक देश का कानून जो बनता है वो संविधान में, संविधान के हिसाब से ही हमारा देश चलता है। कोई भी देश का संविधान जो है उस देश से ही भी बना होता है, क्योंकि जब तक हम संविधान को नहीं मानेंगे इस मतलब हम अपने देश के साथ में हम गद्दारी करता है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा भारत को किस आधार पर राज्यों का संघ घोषित किया गया? संविधान द्वारा भारत को किस आधार पर राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो इसका उत्तर क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करके, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करके, ताकि हर राज्य के लोग, हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या जो जितने भी मंत्री हैं वो सब अपने अपने शक्तियों का उपयोग लोक कल्याण कार्य में कर सके, स्वयं कल्याण के लिए नहीं, लोक कल्याण। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होने पर, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा तथ्य, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? यानी कि कौन सा जो है तथ्य है जो भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? उसका उत्तर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री अगर करते हैं तो वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? इसका उत्तर क्या है? एकल नागरिकता। क्या नाम है? एकल नागरिकता। अब अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब भारत आई? माउंटबेटन योजना कब भारत आई? उसका उत्तर क्या है? 1947 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना कब भारत आई? तो 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना भारत में आई। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से इसको नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, बहुत प्रीशियस है। मैं आपको एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन जितने भी है सब मैं आपको लिखवा दूंगा। आई होपफुली अगर आप उस सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आप डेफिनेटली बिहार स्टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। सिर्फ सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ ये सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।